नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, पर डे आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का एक सेट जिसमें मैथ्स, जीके, जीएस सारे सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन एक सेट में बनता है वो सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। इसमें दोस्त बहुत सारे जो सेट है उसका डिस्कशन हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। ठीक है ना। और आप लोग कमेंट भी किया कीजिए अपने क्वेश्चन का आंसर, ताकि हमें ये भी पता चले कि आप लोग को आता भी है। समझ गए कि नहीं? या कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला देखते हैं सेक्शन। हमने मैथ का ले लेते हैं। मैथ का पहले बनाएंगे, फिर हम जीके पर आएंगे, फिर हिंदी इंग्लिश ऐसे करके। ठीक है, चलिए पहला सेक्शन में मैथ क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य का 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है? समझ गए? आपसे एमपी और सीपी का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। और सर सीपी और एमपी में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि अंकित मूल्य का 10% छूट देने के बाद उसको 15% का लाभ होता है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए सीपी एमपी को मानते हैं तो आपका एसपी आ जाएगा, जिसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम सीपी मानते हैं तो प्रॉफिट लेंगे तो एसपी आ जाएगा, यानी एसपी और एसपी को आप बराबर कर सकते हैं। तो अगर 10% का छूट दिए हैं आप, इसका मतलब आप इसको कितने में बेचे होंगे? 90 में। अगर आपका सीपी 100 होता और 15% का लाभ लिए हैं तो कितना में बेचे होते? 115 में बेचे होते कि नहीं? यही आपसे पूछा गया है। तो ये सीपी है और ये एमपी। पहले किसको रखना है? एक मिनट। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। पहले एमपी को रखना है, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं अंकित मूल्य जो हमारा हो जाएगा 90 बट और यहाँ पे 115। तो कितना होगा? 18 पंचे 90 और 23 पंचे 115। यही होगा ना? ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा ही गया है, पूछा ही नहीं इसमें। चलिए उतारिए। इतना गर्मी है आज। कोचिंग आने से कोई जरूरी काम हो सकता है? राम को कहना है कोचिंग आने से कोई जरूरी है जरूरी काम। सोना, धूप लग जाएगा, काला हो जाएगा, है ना। हो गया। अगला क्वेश्चन, 1 दिन पढ़िए या 4 दिन सोइए, सब हो जाएगा। नहीं देखिए ना, जब एग्जाम आएगा ना तभी पता चल जाएगा उसको, है ना। कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लॉन्ग्वेज, लेकिन बहुत छोटा है, आसान सा भाषा में करने वाला। देखिए, श्रिया ने अपने परिवार के साथ बोलपुर से सूरी तक की यात्रा कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की और बोलपुर की वापसी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? एकदम आसान, एकदम आसान। हाँ, औसत जो चाल होता है उसका फॉर्मूला ही है क्या? 2s/2। वेरी गुड। 2 इंटू, ये लिख देते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी पे बनाना था। 2 50 गुने 40 बट्टा 50 प्लस 40, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, बना ही दें क्या? 2 गुने 50 गुने 40 बट्टा 90। अब 90, 1 0 से 1 0 कट गया और इसको 9 न है तो 500 का 20 दूना 40, 400 बट्टे 9, यही हो जाएगा। और कटेगा लेकिन यही लिख लेना है ना। हाँ, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही 4 बट्टा 9 किलोमीटर प्रति आवस। हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कहा कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, और निकालना किसका है मान, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पूछा गया है और ये दिया हुआ है। तो आपको है तो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से देखते तो पता चलता है कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही निकल आएगा। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा सर 2/3। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको आ गया 2/3। अब ध्यान से देखते तो सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये होता है 2/3। अब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा निकल कर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 तो पहले से रहेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना निकल कर आ गया 2/3। जो दिया हुआ था वही इसका आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं, क्या होगा 2/3। बस 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 उतारिए। कमाल का गर्मी हो, आपको नहीं लग रहा है, पसीना उतरा नहीं आ रहा है। वही ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बताए, ये बहुत ही बड़ा समस्या है। वो तो ऊपर से छत पे ऐसे ही होगा। देखिए कहता है, देखिए कल ये क्वेश्चन आया था और इस सेट में एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। एक बार और बताते हैं आप लोगों को, अब ये सब टाइप का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। समझ गए कि नहीं, बस आंसर भी अब आप लोगों को याद हो गया है। लेकिन इसी सेट का क्वेश्चन है, एक बार जो नए व्यक्ति जुड़े हैं उसके लिए देखिए। सर 17 औसत आयु था, 5 परिवार का 5 सदस्य था, लेकिन अब सदस्य 6 हो गया है, अब भी 17 है। तो क्या वर्तमान में वो जो 5 सदस्य जिसका 3 साल पहले 17 था उसका अभी भी 17 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3-3 साल तो सारे सदस्य बढ़े हैं। इसका मतलब एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 3 साल। हमने आपको बताया है कि अगर हमारे सभी संख्या को x से वृद्धि किया जाए तो हमारा एवरेज भी x से वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब अभी वो 5 सदस्यों का जो वर्तमान औसत आयु है वो 17 + 3 यानी 20 साल है, और एक सदस्य जो बच्चे जन्म ले लिए हैं फिर भी हमारा औसत आयु 17 ही है। तो 5 से 6 हो गया, यानी सदस्यों की संख्या में 1 की वृद्धि और एवरेज में 3 की कमी। कुछ नहीं करना होता है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और लिख देना है 1 × 17 - 5 × -3। समझ गए कि नहीं, यही ना होगा? हाँ ठीक है। और सर यहाँ पर जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है।
तो 17 प्लस माइनस माइनस 15 तो कितना आ गया 2 साल। और ये 2 साल क्या होगा, उसी बच्चे का उम्र होगा, या फिर जो नया व्यक्ति रहेगा आपके इसमें जुड़ा हुआ उसका क्या हो जाएगा, आयु आ जाएगा। तो बच्चे का वर्तमान आयु अभी वर्ष में कितना है, 2 साल। ये आप लोग को कल ही हुआ था क्वेश्चन, आंसर भी याद था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है। 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, पहले हमें घंटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में, है ना, फिर हम बता देंगे। तो देखिए 15 घंटा है, इसको 60 से गुना कर दिए तो मिनट, फिर 60 से गुना कर दिए तो सेकेंड। अब पूछा जा रहा है इसका कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं y प्रतिशत है 18 सेकेंड, तो y प्रतिशत है तो y प्रतिशत को इतना ही रहने देते हैं, इसको सिर्फ इधर ले आते हैं। तो एक बार घंटा को 60 से गुना किए तो मिनट में चेंज हुआ, फिर से मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किए, हाँ, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में चेंज हो गया। 15 60 60 6 3 18 10 दाई 60, 3 से कटेगा 20 बार, यानी कि सर 1/, कितना हो गया 15 दूना 30, 300। और ये सर परसेंटेज का साइन जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो 1/300 होगा, 20 15 दूना 30, 1 जीरो और आएगा ना, देखिए वही तो 3000, 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो मल्टीप्लाई हो गया रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना परसेंट होगा 1/30, यही आंसर है। हम भी करें 30 आंसर है, आपको 300 कैसे आ रहा है, समझ गए कितना होगा, इतना प्रतिशत में पूछा है, इसको परसेंटेज का सही है। कितना तो सेकंड एक ही बार 60 से मल्टीप्लाई करके चलाएगा, जल्दी जल्दी में आता तो सबको हो, एग्जाम में क्या होता है ना हमें वहाँ पे दिक्कत होने लगता है ना। एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक तो नहीं आया है। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात 3:4 है और उनके समान रूपी या समनुरूपी क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, तो उनके आधार की समनुरूपी लंबाई का अनुपात क्या होगा। समझ गए कि नहीं, कुछ नहीं है सर, क्षेत्रफल सिर्फ भाषा है, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है और एक एक वैल्यू दिया है और एक एक वैल्यू पूछ रहा है और एक वैल्यू कट जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, अब 2 है हमारे पास तो इसको 1 1 कर लेते हैं और 1/2 गुने इसको 2 2 कर लेते हैं और इसका अनुपात आपको 4:3 दिया हुआ है, कितना 4:3 क्षेत्रफल का अनुपात। अब अनुपात में तो देखिए तो ये कट ही जाएगा, सेम सेम, एक का मान आपको दिया हुआ है 3/4 और ऊंचाई का ही पूछा है, शायद किसका पूछा है, लंबाई पूछा है, तो H1 का दे दिया है और B1 का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बराबर H1 H2 का दिया हुआ, हाँ ऐसे लिख लीजिए, नहीं होता है तो B1 इंटू 3 और B2 इंटू 4 और ये है 4/3 के बराबर। अब ये जब इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो B1/B2 बराबर 4/3 गुने 4/3 कितना हो जाएगा 16:9, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कितना 16:9, समझ गए, ठीक है, लीजिए कोई बात नहीं, उस फैन को चला लीजिए।
हाँ वैसे ही रहने दीजिएगा। तो थोड़ा सा क्या होगा, वो बाहर की तरफ एयर को फेंके, उस साइड वाला से ना स्पीड बढ़ेगा। हाँ बस हो गया, फुल हो गया। उतारिए। आग डाल रहा है बहुत आज बेजोर गर्मी है ना, बहुत बेजोर गर्मी है। क्या कीजिएगा, गर्मी है तो थोड़ा सा दिखाएगा ही अपनी पावर। हो गया, देखिए उतार लिए। अगला क्वेश्चन, यदि 80 के y प्रतिशत का x प्रतिशत 900 के 25% के बराबर है तो x y का मान कितना होगा। बहुत आसान, बहुत आसान, सिर्फ भाषा लिख दिया और परसेंटेज आपको बैठाना आना चाहिए, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। कैसे सर? 80 का y प्रतिशत लिखना है आपको। 80 का y प्रतिशत का मतलब सर y बट्टे 100, और इसका x प्रतिशत, तो इसका x प्रतिशत का मतलब x बट्टे 100। ये बराबर है किसके? 90 का 25% के, सॉरी 90 बोलते हैं, 900 के 25% के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये देखिए 5 से कट रहा है, कैसे? 5 से 25, 16 पंचे 80, 4 से कट रहा है 4 25, फिर 4 से कट रहा है 25, तो एक्स वाई इधर है और ये 5 कटा है क्या? नहीं कटा है, ये इधर आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, तो बहुत बड़ा अमाउंट आ गया। क्या इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है? हाँ है, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन 9 तो रहेगा ही। ठीक है, 25 625 को 5 से गुना करिए, तो 625 को 5 से गुना करके 1575 है ना, और उसके बाद उसको 9 से गुना करिए। 625 5 से करेंगे, 5 से 25, 5 गुना 10 और 2 12, 5 से 25 और 1 26, ये होगा। 6 5 से 30 और 1 31, 31 से 25 होगा, 28 और उसको 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 28 वेरी गुड, यही आंसर है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन में जो जो कहेगा वो हम करते जाएंगे, अपने आप आ जाएगा, इसमें कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक्स कहा है कि 80 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, इतना का ना x प्रतिशत, इतना हो गया, इसका x प्रतिशत निकाल दिए, जो 900 के 25% के बराबर है। हो गया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कह रहा है कि एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा। ये आपका है तो बेसिकली क्या बोलते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, लेकिन बनेगा टाइम एंड वर्क में। जैसे हम वर्क को इक्वल करते हैं तैसे डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। देखिए कैसे कहता है कि जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था ना, तो उसको 4.5 घंटा लग गया। कितना लग गया? 4.5 घंटा लग गया। लेकिन वो जैसे ही 15 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो हम कहते हैं सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आप पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो कितना होगा? 5/18। तो 18 से करेंगे, 6 3 18, 6 दाएँ, तब 10 5 50/3 मीटर प्रति सेकेंड उसका ये चाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 60 गुने 4.5 घंटा लगा है।
है ना, तो 4 घंटा 30 मिनट हुआ, यानी कि कितना हो गया 9/2, यही ना हो गया। 4.5 घंटा का मतलब 9/2। और ये आपको बोला जा रहा है कि अगर यही टाइम कितना से चलेगा, 15 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो कितना लगेगा, तो 15, और आपसे पूछा है टाइम ही पूछा है कितना, तो चाल गुने समय बराबर डिस्टेंस, चाल गुने समय बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस को बराबर कर दिए हैं। 15 चौके 60, 4 दूना 2 दूना 4, तो टी कितना निकल कर आ गया 9 दूना 18, यानी कि इतना टाइम लगेगा। समझ गए कि नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें। हाँ क्या ओह सॉरी गलत कर लिए हम लोग। क्या गलत कर लिए सर, चाल तो निकाले मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन रख दिए किसका, किलोमीटर प्रति गलत। हम कह रहे ऑप्शन क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर यहाँ पर तो मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। हाँ यही गड़बड़ हो गया, समझ गए कि नहीं। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से देखिए 50/3 गुने 9/2 बराबर कितना मीटर है, 15 मीटर पर सेकेंड। और आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो अब 3 से 3 बार 25 है ना, 5 तिया 15, 5 से 25, 3 से 3, टी कितना आ गया 5 घंटा। ये आंसर है। यहाँ पर अगर मीटर वाला है तो यहाँ पे मीटर रखना पड़ेगा, इसीलिए तो मीटर में निकाले हैं, किलोमीटर ही रख देंगे तो क्या ना निकालते मीटर में। समझ गए। कह रहा है कि एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपया में बेची जाती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। 10% हानि हुआ तो कितना रुपया आया 1800। इसका मतलब सर वो 90% पैसों के बराबर होगा, तो 10% हानि था तो 1800 आया है, ये 90 का है, और हमें 115% चाहिए। क्यों सर, क्योंकि हमें 15% का लाभ भी तो चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ से कर देंगे 9 दूना 18, 0 5 दूना 10, 2 का 2 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 23। आ गया होगा समझ में, आंसर भी आपको इसका याद था। अच्छा ठीक है, हो गया। चलिए मैथ का सेक्शन अब ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था आज इस सेट में, ठीक है। अब किस पर आएंगे, जीके पर आएंगे। उतारिए फटाक से और जीके पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जीके का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा क्या है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। डल झील, भीमताल झील, बुलर झील, नैनीताल झील, ठीक है। आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। बताइए क्या है, बुलर झील। कौन है, बुलर झील, ठीक है। बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये सबसे बड़े ताज़े पानी की भी झील है, ठीक है। क्या है, सबसे बड़े ताज़े पानी की भी झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है 24 किलोमीटर। कितना है 24 किलोमीटर, ठीक है। ठीक, एक बात और, विश्व की, ये भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील थी, अलवणीय झील थी। आप ये बताइए विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। नील नदी है। कौन है, नील नदी। कहाँ पर है ये नील नदी, अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। इसका लंबाई कितना है नील नदी का, 6853 किलोमीटर। कितना है 6853 किलोमीटर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। समझ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है JRD टाटा, मदर टेरेसा, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। यह प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कौन है बताइए? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा है, ठीक है। अच्छा, ये प्रथम राजीव गांधी जो सद्भावना पुरस्कार है, ये राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1992 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग भी, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर, 18 मार्च, 18 सितंबर, 28 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस 8 सितंबर। कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य, यूनानी, फारसी, अरबी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य था। याद रखिएगा कौन था? आर्य था। ये हमारा जो आर्य है, ये अभी इतिहासकारों का मानना है, ज़्यादातर इतिहासकार इसी को मानते हैं, ठीक है ना। किसका? आर्य को मानते हैं कि वही भारत के पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ये तो सभी को पता ही है, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 8, 9, 11, 12। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। कितने हैं? 11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हमारे वायुमंडल कितनी परतों में बांटा हुआ है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बांटा हुआ है? 2, 3, 4, 5। कितनी परतों में बांटा हुआ है वायुमंडल? आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी परतों में बांटा हुआ है, तो बताना है आपको 2, 3, 4, 5। कौन सा होगा ऑप्शन बताइए? पाँच। कितना है आंसर हमारा? 5 है। कौन सा है? 5। अच्छा, ये पांचों जो परत है उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ब्रह्मंडल और मध्य मंडल और ऊपरी वायुमंडल। कितने हैं? 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल और ऊपरी वायुमंडल, ठीक है। 5 हमारे पास जो वायुमंडल है उसकी परतें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। क्या है ऑप्शन आपका? सैंडल चोटी, करोह चोटी, कोदाचारी चोटी, सोसोगोर चोटी। कौन है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो ऊंचा है वो कौन है? सैंडल पीक। समझ गए क्या है? सैंडल चोटी होगा इसका। इसका ऊंचाई कितना है बताइए? 781 मीटर। कितना है? 781 मीटर, ठीक है। कितना है? 781 मीटर। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जास्ता, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जास्ता, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या लोहा? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज। कोशिकाओं के तंतुओं को तुरंत इंस्टेंट तुरंत एनर्जी के लिए क्या लेना चाहिए?
ग्लूकोज लेना चाहिए, है ना। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रास्वरूप तरंगे। सोनोग्राफी जानते हैं क्या है? सोनोग्राफी में ये उसमें से चार में से कौन सा तरंगे होता है? प्रास्वरूप तरंगे। क्या होता है? प्रास्वरूप तरंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। चार ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन था। यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ग्लूकोज। क्या था? इन चारों में से आपको बताना है। सबसे पहला जो प्रयोगशाला में आया था वो कौन था? यूरिया था। क्या था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट भी हुआ है ना। क्या सर प्रयोगशाला में पहली बार जो कार्बनिक यौगिक था वो कौन था? यूरिया था। समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, खाम, मूसी, महानदी। औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, खाम, महानदी और मूसी। क्या है आंसर इसका? गोदावरी जो है ये औरंगाबाद है, सॉरी औरंगाबाद, ये खाम नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे है? खाम नदी के किनारे है। समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन, कह रहा कि पादप के फेफड़े हैं पत्तियां, स्तंभ यानी तना, पुष्प और जड़। पादप के फेफड़े हैं। पादप का फेफड़ा किसको बोलते हैं ये आपको पता करना है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा बताइए? पढ़े होंगे। क्या है इसका आंसर? पत्तियां। क्या होगा? पत्तियां हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? पादप का फेफड़े किसको बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। भारतीय संविधान में ये जो द्विसदनीय पद्धति है या संविधान में याचिकाएं की जो पद्धति है वो किसके संविधान से लिया गया है या प्रेरित है? समझ गए कि नहीं? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, इसमें से कौन है? याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा संविधान से बहुत क्वेश्चन आता है कि ये किस संविधान से लिया गया, किस कौन सा देश से लिया गया है ना। इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। समझ गए? आसान क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि नियामागिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, केरल। नियामागिरी की पहाड़ी, आपको जिला का नाम भी बताया गया, जगह का, कालीहंडी। अगर ये भी आपको पता होगा कि ये कहाँ पर है तो आप बता पाएंगे, है ना। क्या क्या ऑप्शन है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और केरल। नियामागिरी की पहाड़ी उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा के कालाहंडी नामक जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अर्थशास्त्र का जनक यानी प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? समझिए, कार्यान्वित हुआ विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में? ऑप्शन आपके पास है 1990, 1993, 1995, 1997। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1993
1995 में कार्यान्वित हुए था। समझ गए कि नहीं? कब हुआ था? 1995 में। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। वेरी गुड। क्या क्या ऑप्शन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, साम्यवाद परक अर्थव्यवस्था। क्या होगा इसका आंसर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, कहता है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। एंडी मरीनो, डेविड इरविंग, जेफरी डेल, किंग्सले एमिसल। क्या है? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? बताइए। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के पुस्तक के लेखक एंडी मरीनो है। कौन है? एंडी मरीनो। ठीक है, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। कहता है कि वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? 1917 क्या है ऑप्शन? ट्रैफलगर का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, रूसी क्रांति। कितना कॉमन क्वेश्चन है ये, आप लोग को याद होगा। रूसी क्रांति याद है कि नहीं? ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी उस टाइम का था जो 1917 में तो हुआ था, इसीलिए 1917 को हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? आ रहा है समझ में? आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स में हैं सर्किल में जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाला है उसको बहुत मदद करेगा। ये सेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग उसे शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला क्वेश्चन या अगला सेट या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको काम आएगा, अगर हम लेके आएंगे अपने चैनल पर तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।